ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। बट आपको आज ये स्क्रीन देख के लग रहा होगा कि यार मैं फंक्शंस में आयरन मैन को कहां से घुसेड़ लाया। अभी देखो, मैं आज आपको फंक्शंस इस तरीके से समझाने वाला हूं कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं समझा होगा। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो के बाद आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मुझसे अच्छा फंक्शन कोई भी नहीं जानता है कि सी लैंग्वेज में फंक्शंस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं किया है ना गाइस, तो जल्दी से जाओ। ये सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है जो कि चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक सी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप शुरू से लेके एंड तक सारे वीडियोस को देखो। जो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की नोट्स और सोर्स कोड है उसको देखो, अच्छे से उससे स्टडी करो, एग्जाम एंड इंटरव्यूज के लिए जाओ। आपका एग्जाम और इंटरव्यू कुछ भी है बहुत ही बढ़िया होगा इन नोट्स को पढ़ने के बाद और इस सोर्स कोड को यूज करने के बाद अपने प्रोग्राम्स में। सो गाइस, जल्दी से जाओ, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, ठीक है। और फिर आप देखो आपको कितना मजा आता है सी लैंग्वेज को पढ़ने में। तो अब हम लोग चलते हैं और थोड़ी सी बात करेंगे आयरन मैन की। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो पूरे टाइम को लेके बैठना और एंड तक वीडियो को देखना। कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे। इस दिए हुए अपने थोड़े से आधे एक घंटे के लिए आपको बहुत अच्छे से मैं आज फंक्शन समझा दूंगा कि किस तरीके से सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आयरन मैन है, ठीक है। ये आयरन मैन है और आयरन मैन ने क्या पहना हुआ है यहाँ पे, इसका आर्मर, ठीक है। ये देखो, इसने मल्टीपल आर्मर्स और बनाए हुए हैं, यहाँ पे ये आर्मर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये आर्मर बेसिकली क्या है, आयरन मैन क्या करता है, देखो यहाँ पे इस आर्मर में देखो लाइट जल रही है, ठीक है। ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आयरन मैन का जो सूट है, ये पहन के जो बंदा है ये स्टेटिक है, खड़ा हुआ है, ठीक है। ये उड़ नहीं रहा है क्योंकि ये सामने देख रहा है, इसलिए मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि ये स्टेटिक है, हवा में स्टेटिक है, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो ऊपर देख रहे हैं ना, देखो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग उड़ रहे हैं। तो आयरन मैन क्या कर रहा है, ये आर्मर बनाने के लिए क्या कर रहा है, देखो आर्मर बनाने के लिए आयरन मैन ने क्या किया, इस आर्मर को प्रोग्राम किया कि अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड देता हूं तो ये ब्लू लाइट जल जानी चाहिए। अगर मैं कोई कमांड देता हूं इस सूट को तो ये स्टैटिक हो जाना चाहिए हवा में। अगर मैं कोई कमांड देता हूं इस सूट को तो ये पर्टिकुलर सूट जो है मुझे ऊपर की तरफ ले जाए या फिर मुझे नीचे की तरफ ले आए। तो क्या किया होगा आयरन मैन ने, जब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका डेवलप किया होगा या फिर इसके लिए प्रोग्रामिंग करी होगी सूट के लिए, तो उसने छोटे छोटे क्या फंक्शंस बनाए होंगे उस प्रोग्राम में, सब प्रोग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है। सब रूटीन्स बनाए होंगे या फिर प्रोसीजर्स बनाए होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, मेरे फंक्शन ही है। जो मैंने जितने भी नाम बोले आपको, क्या क्या बोला है मैंने आपको, फंक्शंस बोले, सब प्रोग्राम बोला आपको, सब रूटीन बोल दिया मैंने, इसके अलावा प्रोसीजर्स बना दिए। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। तो आयरन मैन ने इस सूट को बनाते टाइम क्या किया, एक छोटे छोटे फंक्शंस बनाए। फंक्शंस बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने लिख दिया कि अगर मैं कोई बटन दबा दूं तो ये नीली लाइट ब्लू लाइट जल जाए। अगर मैं कोई बटन प्रेस कर दूं तो ये मेरा जो आयरन मैन सूट है, आर्मर है, ये मुझे ऊपर की तरफ ले जाए। अगर मैं कोई बटन प्रेस कर दूं तो ये मुझे स्टैटिक कर दे हवा में। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब कामों के लिए आयरन मैन ने इस सूट की, इस आर्मर की प्रोग्रामिंग करते टाइम छोटे छोटे फंक्शंस बनाए होंगे जो इस सूट से डिफरेंट डिफरेंट काम करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया आयरन मैन ने। और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस। हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करें, जब भी मैं उनको यूज करूं तो उस पर्टिकुलर छोटे छोटे प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन। आई होप इतनी चीज मैं आपको समझा पाया हूं। अब देखो आयरन मैन ने क्या किया होगा, अब समझो इसको, आयरन मैन को जाना है 100 फीट हाइट पे। 100 फीट हाइट पे जाना है तो क्या करेगा आयरन मैन, 100 फीट हाइट पे जाना है, 150 फीट हाइट पे जाना है, 200 फीट हाइट पे जाना है, या फिर आउट ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इसको चले जाना है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर जाना है। तो क्या करेगा, ये बैठा बैठा बार बार प्रोग्राम थोड़ा ना लिखने बैठेगा, जब ये लड़ रहा है तो प्रोग्राम थोड़ा ना लिखेगा। तो इसने क्या किया होगा, एक फंक्शन बनाया होगा जो कि इसको ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर लेके जाता है।
और ये क्या करेगा, बस उसमें इनपुट दे देगा कि मुझे इतनी हाइट पे ले जाओ, और ये आर्मर क्या है, इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। जब ये बोलेगा मुझे नीचे की तरफ ले आओ, तो ये पर्टिकुलर हाइट बता देगा कि कितने नीचे मुझे ले आओ। तो ये आर्मर क्या है, उस पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ से जो कि इसको ऊपर और नीचे ले जाने के लिए बना हुआ है, इसको ऊपर और नीचे ले आएगा। बस इसको क्या करना पड़ेगा, हाइट का इनपुट देना पड़ेगा, हाइट का आर्गुमेंट देना पड़ेगा। देखो टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अब आर्गुमेंट क्या होता है मैं फंक्शन बताऊंगा तब आप समझ लेना, लेकिन अभी पहले मेरी भाषा को सुनो कि ये आयरन मैन क्या करेगा, जब ऊपर ले जाना होगा इसे, तो आर्मर को कमांड देगा मुझे 150 फीट हाइट पे ले जाओ। ये पूरा फंक्शन वापस नहीं लिखेगा, पूरा प्रोग्राम बार बार नहीं लिखेगा। ये प्रोग्राम के लिए बोलेगी मुझे 150 फीट हाइट पे ले जाने के लिए दोबारा मैं प्रोग्राम बनाऊं, अब मुझे 151 पे जाना है तो दोबारा प्रोग्राम बनाऊं, 152 फीट पे जाना है दोबारा प्रोग्राम बनाऊं, नहीं। इसने एक फंक्शन बना दिया जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाता है, और उसके अंदर बस ये हाइट इनपुट देता जाएगा, और ये आर्मर इसको ऊपर ले जाता जाएगा, ये आर्मर इसको नीचे ले जाता जाएगा जब ये हाइट का इनपुट देगा। आई होप गाइज आयरन मैन क्या कर रहा है अपने सूट के साथ फंक्शंस को यूज करके आपको मैं समझा पा रहा हूं। अब देखो आयरन मैन और क्या क्या करता होगा अपने सूट के साथ, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी। वीडियो जरूर लंबा रहेगा, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट फंक्शन का मिस ना हो, आपको 100% फंक्शन समझ में आए। ठीक है गाइज, तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो मेरे साथ, थोड़ा सा बियर करो और एंड तक इस वीडियो को देखो। तो देखो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। VS कोड एडिटर में लेके चलूंगा आपको, अच्छे से प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक टाइप ऑफ फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स रखे हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले, तो प्लीज एंड तक बेयर करो, आपको फंक्शंस में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो देखो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। In C, we can divide a large program into the basic building blocks known as function. बिल्कुल सही बात है, आयरन मैन भी तो यही कर रहा है। आयरन मैन समझो इस पर्टिकुलर आर्मर को सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझ लो, बस एक लेमन लैंग्वेज के लिए आप समझ लो कि इस पर्टिकुलर आर्मर को जो है ना आयरन मैन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहा है। अब ये ब्लू लाइट जल जाए, इसके हाथ आगे करते ही वहां से लेजर लाइट्स निकलने लग जाए, मिसाइल चल जाए, ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए, हवा में स्टैटिक हो जाए, इन सब के लिए आयरन मैन ने क्या किया, सी लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए। फंक्शंस बनाने के बाद मेरा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एक लार्ज प्रोग्राम को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बना दिया, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में बना दिया, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने क्या बोला, फंक्शन। आई होप ये समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है। किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि एक सब प्रोग्राम की तरह काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस। समझ में आ रही होगी बात। अगला देखते हैं, द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसको हम एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program. वही चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बार बार बटन दबा रहा है, बार बार लाइट जल रही बंद हो रही है, जल रही बंद हो रही है, ये बार बार अपनी मिसाइल छोड़ रहा है, एक ही बटन को दबा के बार बार मिसाइल छोड़ रहा है। मतलब एक बार फंक्शन बना दिया तो उसको आप कितनी भी बार यूज करो, रीयूजेबिलिटी होती है फंक्शन की और मॉड्यूलरिटी होती है। ठीक है, आप कितनी भी बार फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर। इस आर्मर के अंदर ये कितनी भी बार लाइट को जला बुझा सकता है, कितनी भी बार मिसाइल दाग सकता है, ये कितने भी दुश्मनों का खात्मा कर सकता है अपनी मिसाइल से, जितनी बार चाहे उतनी बार मिसाइल चलाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट्स अ प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये जो आर्मर है इसके अंदर ये लाइट जल रही है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये मिसाइल चला रहा है, ये लोहे का बना हुआ है, इसको सेव करता है। तो बेसिकली इन छोटी छोटी चीजों से मिलकर तो इसका आर्मर बना है। तो इस पूरे आर्मर को अगर मैं प्रोग्राम समझ लूं सी लैंग्वेज का, तो ये लाइट जलना बुझना, इसका ऊपर नीचे जाना, इससे मिसाइल चलना, ये सब क्या है, इसके सब प्रोग्राम्स मतलब फंक्शंस। तो इन्हीं फंक्शंस से मिलके ही तो ये आर्मर बना है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो फंक्शंस है उनके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सी लैंग्वेज में, एक प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस को मिला दूं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है गाइस, अब देखो आगे देखते हैं। द फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोसीजर और सबरूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो देखो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोसीजर भी बोल देते हैं, सबरूटीन भी बोल देते हैं, तो ये बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके दूसरे नाम है, प्रोसीजर है, सबरूटीन है, सब प्रोग्राम है, ये हम लोग बोल सकते हैं एक फंक्शन को।
ओके गाइस, देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या फायदा है फंक्शंस को यूज करने का। तो देखो हम क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं फंक्शंस को। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। अब देखो भाई, हम बार बार एक ही चीज को बार बार लिखते जाएंगे। आयरन मैन ये बार बार बोले कि मुझे 151 फीट हाइट पे जाना है, फिर मुझे 152 फीट हाइट पे जाना है, फिर मुझे 160 फीट हाइट पे जाना है, अरे मुझे 5000 फीट हाइट पे जाना है, 6000 फीट हाइट पे जाना है। तो भैया ये बार बार बैठ के यहाँ लड़ाई करते टाइम प्रोग्राम तोड़ना लिखेगा। इसने एक प्रोग्राम बना दिया, इसने एक प्रोग्राम बना दिया और उसमें बार बार ये हाइट की वैल्यू चेंज करके ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, सेम लॉजिक को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया ऊपर नीचे जाने का। वही चीज हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्या करता है, हमें क्या फायदा देता है कि बार बार हमें सेम लॉजिक बार बार ना लिखना पड़े, आयरन मैन को बार बार सेम लॉजिक ना लिखना पड़े ऊपर नीचे जाने के लिए, मिसाइल चलाने के लिए। इसलिए आयरन मैन क्या यूज करता है, फंक्शंस का यूज करता है। आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आई होगी कि बार बार सेम लॉजिक ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। अभी कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, ये सब मैं बताऊंगा। मैं हूं अभी यहाँ पे, अभी जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, क्या क्या फायदा है, फंक्शन क्या होता है, ये पहले सुनो, अपने दिमाग में जाने दो इस चीज को। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि फंक्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले आप अपने हथियार के बारे में पढ़ लो कि हथियार क्या यूज करने वाले हो, चलाना मैं आपको सिखा दूंगा। ओके गाइस, तो देखो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन। वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम फ्रॉम एनी प्लेस इन प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक बात है। आयरन मैन क्या करेगा, कभी भी बटन दबाएगा तो ये लाइट जल जाएगी। उसी तरीके से मैं कभी भी चाहूंगा तो मेरे फंक्शन को बटन दबा के, मतलब कॉल करके, कॉल करने को हम बटन दबाना कह लेते हैं, ठीक है, या फिर बटन दबाने को हम लोग कॉल करना कह लेते हैं। तो मैं फंक्शन को कॉल करके कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज कर लूंगा। जैसे आयरन मैन बटन दबा के कभी भी मिसाइल चला देता है, वैसे मैं कभी भी फंक्शन की मिसाइल चला दूंगा मेरे सी प्रोग्राम के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी देखो वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे ट्रैक करना इजी हो जाता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। बेसिकली देखो इस कॉन्सेप्ट को फिर आयरन मैन के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसने देखो, अगर इसने इस पर्टिकुलर लाइट के जलने का प्रोग्राम बना दिया और ऊपर नीचे जाने का एक प्रोग्राम बना दिया, यहाँ पे हवा में स्टैटिक रहने का एक प्रोग्राम बना दिया और एक मिसाइल चलाने का प्रोग्राम बना दिया। अभी देखो बात क्या है, अगर इसकी लाइट जलना बुझना बंद कर दे, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको केवल यही चेक करना पड़ेगा कि ये लाइट वाले फंक्शन में क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये उड़ना बंद हो रहा है, ऊपर नीचे जाना बंद हो रहा है, तो इसको ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ऊपर नीचे जाने वाले फंक्शन में क्या दिक्कत हुई है। ये पूरा पूरा प्रोग्राम खोल के नहीं बैठ जाएगा कि हर एक लाइन ऑफ कोड को चेक करे। तो बेसिकली होता क्या है, फायदा क्या है हमें, कि एक बड़े सी प्रोग्राम को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि भैया दिक्कत किस फंक्शन में आ रही है, मेरा प्रोग्राम कहाँ पे समस्या खड़ी कर रहा है। इसलिए हम पर्टिकुलर फंक्शन को जाके चेक कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम ट्रैक करने में इजी हो जाएगा कि पर्टिकुलर किस फंक्शन से क्या चीजें, क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या काम हो रहा है। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। बार बार यूज करने की कला जो हमें फंक्शन से मिल रही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आयरन मैन है बार बार एक बटन दबा के मिसाइल दाग देता है, इसलिए इसका ये आर्मर इतना अच्छा है। नहीं तो बार बार ये क्या करे, बार बार मिसाइल का फंक्शन लेके और फिर बटन दबाए, इतनी देर में तो इसको जो इसके दुश्मन है वो मार ही देंगे। बेसिकली क्या है, इसने एक फंक्शन बहुत बढ़िया बना रखा है जिससे बार बार मिसाइल दाग देता है। तो ये क्या करता है, रीयूज करता है मिसाइल का बार बार। इसलिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो इसने आर्मर बनाया है सी लैंग्वेज यूज करके अपने लिए। सी लैंग्वेज यूज करके इसने आर्मर बनाया है कि नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे आप केवल समझने की कोशिश करो, टेक्निकलिटी में मत जाना और नीचे उल्टे सीधे कमेंट मत करना कि आप ये क्या बोल रहे हो, ये क्या पागलपने की बातें हो रही हैं। हम केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपको समझाना है, तो मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों टाइप ऑफ फंक्शंस की तरफ। टाइप ऑफ फंक्शंस, कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, आज तक मैं आपको बताता आया कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब यूज कर लो, ठीक है। आप ये सब यूज करते ही रहे ना, तो आपने कभी पूछा कि दोस्त ये क्या बता रहे हो सकता है आपको पता हो ना। मैंने कभी आपको बताया कि ये क्या है, फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। शायद मैंने आपको बताया है, लेकिन आपने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर मैंने बोला होगा कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो दोस्तों वो समय आ गया है जब मैं आपको आगे चल के बता दूं। अब वो आगे चलने का समय आ गया है। तो देखो बेसिकली क्या है कि जो फंक्शंस पहले से
सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हम उनको लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। आई होप गाइज इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर लो और यहाँ पे मल्टीपल आपको फंक्शंस यहाँ पे सी लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से आपको दिखा देगा कि कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। तो देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शंस कितने सारे हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर, आप देख सकते हो सी लाइब्रेरी के अंदर। तो आप यहाँ पे stdio.h तो हम लोग यूज करते हैं, mat.h भी कई बार यूज किया है। इसके अलावा time.h का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। ये क्या है, सारी की सारी मेरी फाइल्स हैं। ये सारी की सारी stdio.h, stdlib.h, mesh.h, ये सारी की सारी क्या है, मेरी फाइल है, सिस्टम फाइल्स है। इनके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। प्रिंट टाइप, स्कैनफ, असर्ट और ये जितने भी फंक्शन है, टाइम ऑफ, एट ऑफ, ये जितने भी फंक्शन है, साइज ऑफ वगैरह, ये सब इन फाइल्स के अंदर रहते हैं, पहले से रहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये क्या है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के ऊपर कि दूसरा फंक्शन का टाइप कौन सा है। दूसरा टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर कौन है, सी लैंग्वेज को यूज कौन कर रहा है, मैं, प्रोग्रामर यूज कर रहा है। तो मैं कौन हूँ, यूजर। अब मैं जो डिफाइन कर दूंगा, जो फंक्शन डिफाइन कर दूंगा वो क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो यहाँ पे आप ये सुंदर सा चित्र देखो, फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या, जो पहले से सी लैंग्वेज की जो हेडर फाइल्स में ऐड करता हूँ उसमें पहले से सेव्ड हैं जो फंक्शंस, उनको मैं क्या कहता हूँ, लाइब्रेरी फंक्शंस। एग्जाम में आ जाए तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आना, आराम से आपको बड़े बढ़िया नंबर दे देगा कोई भी। अभी देखो यूजर कौन हो गया, यूजर हो गया मैं, क्योंकि मैं सी लैंग्वेज को काम में लेता हूँ, मैं हूँ आयरन मैन। और मैं क्या बनाता हूँ, मेरा आर्मर, ठीक है। नहीं, मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मतलब आयरन मैन ऐसा बोल रहा है कि मैं आयरन मैन हूँ और मैं सी लैंग्वेज को यूज करके मेरा आर्मर बना रहा हूँ, तो मैं हूँ सी लैंग्वेज का यूजर। अब मैं उसमें कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसे नीली बत्ती जल जाए, ऐसे लाल बत्ती जल जाए, ऐसे मिसाइल चल जाए। तो वो सब जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ ना मेरे आर्मर के अंदर, वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है दोस्तों। वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, आर द फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल्स। सी हेडर फाइल्स जो stdio.h, stdlib.h, mat.h जो फाइल्स हम लोग हेडर के अंदर ऐड करते हैं ना, आपने देखा है, प्रोग्राम बनाए हैं आपने मेरे साथ। तो वहां पे उन फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस पहले से डिफाइंड है उनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, आर द फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर सो दैट ही शी कैन यूज मेनी टाइम्स। बार बार यूज करने के लिए हम लोग कुछ फंक्शंस बनाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। आई होप गाइज इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे फंक्शन के एस्पेक्ट्स की तरफ। और अब आवश्यक हो गया है दोस्तों मेरा VS कोड एडिटर को ओपन करना, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक मैं आपको आपके हथियार की कहानी सुना रहा था कि ये हथियार कैसे, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है और क्या क्या काम करता है। मैं आपको अभी तक पूरी कहानी सुना चुका हूँ। अब आप आयरन मैन बनने को तैयार हो। अब अपन लोग चलेंगे डायरेक्ट VS कोड एडिटर में, और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे सी ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है। इसको मैं ओपन विद कोड करूंगा और VS कोड एडिटर में चल के हम लोग फंक्शंस के एस्पेक्ट को बढ़िया से समझेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे VS कोड एडिटर और फंक्शंस के नोड्स को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। अब देखो हमने आयरन मैन आर्मर काम क्या क्या करता है, कैसे यूज लिया जाता है, क्या क्या फायदे होते हैं, मतलब कि हमारे फंक्शंस के क्या क्या फायदे होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिए, समझ लिए। अब समय आ गया है कि हम फंक्शंस को बनाना सीखें, मतलब कि आयरन मैन के आर्मर को बनाना सीखें और उस आर्मर का इस्तेमाल कर पाए हमारी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो देखो सबसे पहले मैं ये समझाने के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन नाम का हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एक फोल्डर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग सबसे पहले ये एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन डॉट सी के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शंस यूज होते हैं, उन फंक्शन के अंदर क्या क्या बॉडी पार्ट होते हैं, उस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को समझेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर
हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो यहाँ पे हम इस तरीके से समझेंगे कि बॉडी बॉडी और इसको मैं कह सकता हूं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन या फिर बॉडी किस तरीके से रहती है वो समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा बिंदु जो होगा, तीसरा पॉइंट जो होगा वो हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन इन प्रोग्राम। ठीक है, कॉल करने का मतलब क्या है? कॉल करने का मतलब है किस प्रकार से उस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें देखेंगे, कैसे हम लोग बताएंगे हमारे प्रोग्राम में कि ये फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, उस फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन क्या होगी कि उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, और तीसरी चीज रहेगी कि कैसे उसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, इस सब चीजों को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम की डिटेल में आपके सामने लिख देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम लिखो जो कि मेरे को सम बताता हो दो नंबर्स का। तो देखो, इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीनों एस्पेक्ट्स की डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बनाना सीखेंगे प्रोग्राम को फंक्शन की सहायता से। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ मेरी बॉयलर प्लेट कोड को। अब बॉयलर प्लेट कोड लाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन सीखता हूँ, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है। सबसे पहले याद कर लो कि ये जो हेडर फाइल है, आप 5 हेडर फाइल यूज करो, 1 करो, 2 करो, 10 करो, उसके जस्ट नीचे आप लोग फंक्शन को डिफाइन करते हो, क्योंकि फंक्शन जो है ग्लोबली डिफाइन होता है। ग्लोबली का मतलब क्या होता है? पूरा प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे हेडर फाइल्स के साथ ही फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। अब देखो, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से इसको डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब मुझे फंक्शन जो है वो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करे। यहाँ पे मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है, मैं दो इंटीजर नंबर्स का एडिशन करके उसका जो सम है वो भी इंटीजर ही लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप रख के मेरे फंक्शन को डिक्लेयर करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब देखो, इसके बाद मैं मेरे फंक्शन का नाम दूंगा। सबसे पहले मैंने दे दिया रिटर्न टाइप कि किस तरीके की वैल्यू मुझे रिटर्न करे, फिर मैंने फंक्शन को नाम दे दिया सम। जरूरी नहीं है आप एडिशन का फंक्शन है तो सभी नाम दें, आप राजीव, अनिल, नेहा, रजत कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें आपकी इच्छा है, आप अपना खुद का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं उसके अंदर लिखता हूँ पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स लिखने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे इस तरीके से जितने भी वैल्यूज मेरा फंक्शन यूज करेगा, समझो मैं यहाँ पे 5 नंबर्स को ऐड कर रहा होता तो यहाँ पे इंट ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से 5 इंटीजर बनाता। ठीक है, अगर मेरे को दो ही नंबर्स का सम करना है तो यहाँ पे मैं दो ही आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। और यहाँ पे डिक्लेयर करते टाइम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेमी कॉलन। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब इस फंक्शन डिक्लेरेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? ए फंक्शन must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, function parameters and return type. Function name, function parameters और arguments और return type किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या है? इंट ए और इंट बी, मतलब दो वैल्यूज ये लेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा और क्या करेगा? ये सम करेगा। अब सम को मैं बताऊंगा कि सम का मतलब क्या है। सम को हम डिफाइन करेंगे, इसकी बॉडी लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तब इसको पता चलेगा कि सम से क्या करना है। अब यहाँ पे राजीव लिख के भी एडिशन का डेफिनेशन लिख दोगे तो वो राजीव नाम का फंक्शन भी क्या करेगा? एडिशन करेगा। सम लिखना जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम अपने फंक्शन को दे सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसा नाम दीजिए जिससे रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपके प्रोग्राम की, घटे ना। आप राजीव लिख दोगे तो किसी दूसरे यूजर को जब यूज करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये फंक्शन किस चीज का है। यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि ये फंक्शन जो है वो सम करता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को इस तरीके से
डिक्लेयर करते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बॉडी ऑफ और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब इसको भी मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है, दो प्रकार से कर सकता हूँ। इसका फर्स्ट प्रकार क्या है, इसका पहला प्रकार है मैं इसको ग्लोबली, ठीक है, और डिफाइन करता हूँ, ग्लोबली डिफाइन करूंगा। और कहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन, ठीक है, जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन, ठीक है, ग्लोबली डिफाइन करूंगा जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन, मतलब मैं इसको यहीं पे डिफाइन करना चालू कर दूंगा, इस अगली लाइन से ही डिफाइन करना चालू कर दूंगा। तो ये एक तरीका है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं मेरे मेन फंक्शन के बाद, आफ्टर द मेन फंक्शन, ठीक है, आफ्टर द मेन फंक्शन, यहाँ पे भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब मेरा ये जो पूरा प्रोग्राम है ये बन के तैयार हो जाए और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ आफ्टर द फुल प्रोग्राम, ठीक है, एक सब प्रोग्राम बना के यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर आपने देखा होगा, मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम समझाया था तो मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग सब प्रोग्राम बना के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मेरे को यहीं पे ही फंक्शन को डिफाइन कर देना है, अगर मेरे को जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन ही मेरे को फंक्शन को डिफाइन करना है, तो मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करूंगा वो आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन, मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा इस सेमीकोलन को, सेमीकोलन को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा दोस्तों ब्रेसेस। ब्रेसेस लगा के मैं इसके अंदर जो फंक्शन मेरा काम करेगा ना वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक इंट बनाता हूँ सी नाम का, एक सी नाम का इंटीजर बनाता हूँ और सी को मैं क्या लिख देता हूँ, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और रिटर्न सी, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो मेरा ये फंक्शन यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरा फंक्शन का बॉडी जो है, फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो मेरा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर सब प्रोग्राम को या फंक्शन को मैं आफ्टर द मेन प्रोग्राम के बाद भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को फिर से डिफाइन कर देता हूँ। और इस फंक्शन को आफ्टर द मेन फंक्शन, इस फंक्शन के बाद डिफाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ से मैं पहले इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। क्यों, क्योंकि अब मैं दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करना सीख रहा हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है मेरे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने का, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो दोस्तों मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रोग्राम एरर देगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे ही डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे आफ्टर द मेन फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको डिफाइन कर लिया, यहाँ से मैं कर लाता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। सो गाइज, मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस तरीके से भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसमें कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। और देखो, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मेरे को इन इंटीजर वैल्यूज को लेने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दूंगा कि मैं यहाँ पे दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को लूंगा और मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को कर दूंगा डिफाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है डिफाइन और इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बॉडी को लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। और गाइज देखो, हमें यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इस एडिशन के, इस सम के फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया। पहले मैंने किस तरीके से डिफाइन किया, पहले मैंने जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन मैंने इसको कर दिया डिफाइन, ठीक है।
और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को अब लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, जब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है। जब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और जब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी डिफाइन करूंगा वहाँ पे इसके ब्रैकेट के बाहर, सिंपल ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, और कहीं और अगर मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ केवल, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। अगर देखो समझो मेरी बात को, अगर मैंने यहाँ पे इसको क्या किया होता, अगर डिक्लेयर नहीं किया होता, यहाँ पे डिफाइन कर दिया होता, तो मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता है। जब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इंट ए और इंट बी लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इंट ए और इंट बी लेने की आवश्यकता है। और जब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इंट ए और इंट बी लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पे जाके जब इसकी बॉडी लिख रहा हूँ, एंड ऑफ द प्रोग्राम में सब प्रोग्राम बना रहा हूँ, तब मैं यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर बी इस तरीके के आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से किसी भी प्रोग्राम में के अंदर किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जा सकती है। दो तरीके से लिखी जा सकती है। यहाँ पे डायरेक्टली आप हेडर फाइल्स के नीचे ग्लोबली डिफाइन कर दो, ठीक है, जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पे उसकी बॉडी लिख दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एंड में जहाँ पे मेरा मेन फंक्शन खत्म हो गया, जहाँ पे मेरा ये मेन फंक्शन जो है ना, ये वाला मेन फंक्शन जिसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ, देखो ये मेन फंक्शन जहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद आप जाके इसकी बॉडी को डिफाइन कर दो। डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से फंक्शन का नाम लिखो, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखो, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखो, उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हो विद द वेरिएबल्स ऑल्सो, यहाँ पे वेरिएबल्स लिखना जरूरी है। वेरिएबल्स लिखो, उसके बाद फंक्शन का बॉडी लिख दो कि फंक्शन क्या करेगा मेरा, और उसके बाद आप इस फंक्शन की बॉडी को इस तरीके से डिफाइन कर दो। ये फंक्शन देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर सी और ले लिया, इंट ए और इंट बी तो डिफाइन कर ही दिए थे, यहाँ पे एक इंटीजर सी और ले लिया, सी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होगी, और मेरा ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सी को रिटर्न कर देगा, ठीक है। जहाँ पे भी मैं इसको कॉल करूंगा वहाँ पे सी को रिटर्न कर देगा। अब देखो कॉल कैसे किया जाता है फंक्शन को, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग फंक्शन डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं कि फंक्शन की बॉडी की डेफिनेशन क्या है। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर हमने एक्चुअल स्टेटमेंट लिखा है कि क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी मैं इस मेन फंक्शन के अंदर, ये जो मेन फंक्शन है जो फोल्ड हो रहा है, देखो इस मेन फंक्शन के अंदर मैं कभी भी जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सम फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, सम, जब भी मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये पर्टिकुलर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये पर्टिकुलर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स। इस पे कंट्रोल आ जाएगा मेरा, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे कंट्रोल आ जाएगा। हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। हम केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन से, बिल्कुल ठीक बात है। और इस वैल्यू का टाइप क्या है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे इस वैल्यू का टाइप इंटीजर है, इस वैल्यू का टाइप इंटीजर है, और मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। इसका रिटर्न टाइप और मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। आई होप गाइज मैं आपको ये चीज समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर या फिर प्रोग्राम के अंदर, तो वो देखना चालू करते हैं कि हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो देखो गाइज फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको एक बार फुल स्क्रीन करके मैं आपको बताता हूँ। सोचो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर ले लिए, ठीक है, इंट x कॉमा y नाम के दो इंटीजर्स ले लिए, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इंट x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट y इज इक्वल्स टू 9 सेमी कॉलन, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक इंटीजर और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे z, ठीक है, यहाँ पे z नाम का एक इंटीजर और ले लेता हूँ मैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, सॉरी यहाँ पे इंट दो बार लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं थी ना, मैंने इंटीजर एक्स वाई डिफाइन तो किया है। ओके चलो यहाँ पे मैं z क्या बोल देता हूँ, z की वैल्यू को क्या बोल देता हूँ, z इज इक्वल्स टू सम, सम नाम का फंक्शन है मेरा, सम के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे x कॉमा y, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कर लेते हैं कॉल। आई होप गाइज इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट, और मैं आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स ले लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड करके तीन इंटीजर्स ले लिए। एक्स की वैल्यू दे दी 8, वाई की वैल्यू दे दी 9, और मैंने जेड की वैल्यू दे दी सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। और सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल। सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे फोन लगा दिया कि सम फंक्शन तुम आ जाना
और x और y के ऊपर ये ऑपरेशन सम के अंदर, सम फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन लिखा है ना x और y के ऊपर, वो ऑपरेशन कर देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कैसे कॉल किया, मैंने z की वैल्यू को सम फंक्शन के इक्वल लिख दिया और सम के अंदर क्या आर्गुमेंट्स दे दिए, x एंड y, ठीक है। यहाँ पे a और b किससे रिप्लेस हो जाएंगे, x एंड y से रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरा सम फंक्शन क्या दे देगा, x और y के एडिशन की वैल्यू दे देगा, क्योंकि मैंने इस सम फंक्शन को किस लिए बनाया है, इस सम फंक्शन को बनाया है मैंने एडिशन के लिए। आई होप गाइस आपको फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सम लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स मुझे देने हैं उनको रिप्लेस कर दिया, जो वैल्यूज मुझे यहाँ पे डालनी है उनसे। तो इस तरीके से मैं मेरे फंक्शन को कॉल करता हूँ। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर से फंक्शन कॉल का। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी, इस मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये जो सम फंक्शन बनाया है इस मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी कॉल किया जा सकता है, ठीक है। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन। पैरामीटर डिफर नहीं करने चाहिए। यहाँ पे आपने इंटीजर लिए है ना, अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से कर दूं, एक्स वाई जेड डाल दूं, ठीक है, एक्स वाई जेड या फिर कुछ चलो जेड डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मेरे पास फंक्शन के पास दो ही आर्गुमेंट्स हैं। ये मुझे बोलेगा यार भैया यहाँ पे मेरे को सम के पास तो दो ही आर्गुमेंट्स हैं, ये तीन क्यों दे रहे हो। तो पैरामीटर्स डिफर नहीं करने चाहिए मेरे। जितने पैरामीटर्स मेरे फंक्शन के पास हैं उतनी पैरामीटर्स मेरे को फंक्शन के अंदर जब मैं उसको कॉल करूँ तो देने हैं, ठीक है। ओके, वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। हमको उतने ही पैरामीटर्स पास करने हैं जितने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर मैंने डाले हुए हैं। यहाँ पे दो ही इंटीजर डाले हुए हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो डाल दिए। यहाँ पे मैं एक भी नहीं डाल सकता। आप सोचो मैं यहाँ पे सोचो एक डाल दूं तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक नहीं डाल सकता, मुझे दो ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन के अंदर और फंक्शन की बॉडी के अंदर दो ही पैरामीटर्स ले रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने ही होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी किस तरीके से आप लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो गाइज एक बार समराइज करते हैं इसको। एक बार देखो, समराइज करने के लिए डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, डिक्लेरेशन इस तरीके से किया जाता है। डिक्लेरेशन करने के लिए अगर मैं फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे ही डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने कमेंट आउट कर रखा है, मतलब अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर इंट ए इंट बी लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं डेटा टाइप दे दूंगा कि किस तरीके के आर्गुमेंट्स रहेंगे और बाहर लगा दूंगा सेमीकोलन। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे, इंट ए और इंट बी, और यहाँ से मुझे ये सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है मेरे फंक्शन को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास फंक्शन के बॉडी की डेफिनेशन का तरीका क्या है, ग्लोबली डिफाइन कर दूं जस्ट अंडर द डिक्लेरेशन, यहाँ पे ही डिक्लेयर कर दूं। तो यहाँ पे ही डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, इंट ए इंट बी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को इसको कमेंट आउट करके मैं इस तरीके से देखो यहाँ पे जस्ट अंडर द हेडर फाइल्स यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसके अलावा तरीका क्या है, इसके अलावा तरीका ये है, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और मैं बताता हूँ इसके अलावा तरीका क्या है। यहाँ पे से इस तरीके से बस ये पर्टिकुलर सिंटेक्स लिखो तो मेरा फंक्शन जो है डिक्लेयर हो गया। ये फंक्शन डिक्लेयर होने के बाद, ये पर्टिकुलर फंक्शन डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा दोस्तों सेमीकोलन, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से इस फंक्शन का बॉडी लिख सकता हूँ, एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे वेरिएबल्स को इंटीजर वैल्यू में डालूंगा और उनके ऊपर ऑपरेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कोड लिखूंगा कि इस फंक्शन के अंदर आने के बाद क्या कोड आना चाहिए, और उसको रिटर्न भी करूंगा, और उसका रिटर्न टाइप और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे सी इंटीजर है, सी रिटर्न हो रहा है, और मैंने यहाँ पे जो फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया है वो भी इंटीजर है। आई होप गाइज आपको यहाँ पे इसकी बॉडी को लिखना समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे को लिखना है फंक्शन का नाम, और उसके अंदर उतने ही आर्गुमेंट्स पास कर देने हैं जितने ही मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम दिए हैं। तो इस तरीके से मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोस्तों, ये प्रोग्राम मुझे क्या आउटपुट देता है। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इससे कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ %d। क्या रिटर्न करूँ, मेरे को %d और रिटर्न कर दो z का वैल्यू, ठीक है, z का वैल्यू रिटर्न कर दो। चलो अब ये मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर दे देगा। चलो इसको फिर से रन करते हैं। उसने मेरे को z का वैल्यू दे दिया 17। क्यों दे दिया, 8 + 9 17 होता है,
और उसके ऊपर ये फंक्शन मैंने लगाया था, सम वाला फंक्शन मैंने यूज किया था, और सम वाले फंक्शन के अंदर क्या था, a प्लस बी कर दो, मतलब यहाँ पे जो आर्गुमेंट है x प्लस वाई कर दो, x प्लस वाई मतलब 8 प्लस 9 कर दो, तो इसने यहाँ पे मेरे को क्या आउटपुट दे दिया 17, 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 17। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने इस तरीके से फंक्शन की डिक्लेयर करना, उसकी बॉडी को लिखना और उसको कॉल करना, किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे कॉल किया जाता है, इस चीज को हमने यहाँ पे देख लिया। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं कि हमारी फंक्शन किस तरीके से डिक्लेरेशन, देखो हमने देखा रिटर्न टाइप लिखो, रिटर्न टाइप लिखो, फंक्शन का डिक्लेरेशन देखो, रिटर्न टाइप लिखो, रिटर्न टाइप लिखो, फंक्शन का नेम लिख दो, फंक्शन का नेम लिख दिया, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट लिख दो, आर्गुमेंट लिस्ट हमने लिख दी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है, और फिर उसके बाद आर्गुमेंट की या पैरामीटर्स की लिस्ट लिखी जाती है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, आर्गुमेंट्स की लिस्ट लिखो और लगा दो सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखो, फिर फंक्शन का नाम लिखो, आर्गुमेंट की लिस्ट लिखो और फंक्शन की बॉडी लिख दो। यही चीज है, रिटर्न टाइप लिखा हमने, नाम लिखा फंक्शन का, आर्गुमेंट्स की लिस्ट लिखी और फंक्शन की बॉडी लिख दी। तो आई होप गाइज मेरी तरफ से बहुत ज्यादा क्लियर है कि किस तरीके से आप अपने सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को लिखते हैं। अब देखो हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं कि किस तरीके से जो फंक्शन है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो मैं आपको इसको इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना गाइज। तो देखो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है। ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू based on these facts there are four different aspects of function calls। देखो अब क्या है, मैं अब यहाँ पे थोड़े आगे के लेवल पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन में देखो यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट्स भी थे और मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न भी कर रहा था। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी था, रिटर्न भी था, यहाँ पे रिटर्न कर रहा था मेरा फंक्शन कुछ वैल्यू को और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी ले रहा था। अब कुछ एक फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्राम्स बनाते टाइम लिखते हैं, उनके अंदर चार टाइप के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ना तो यहाँ पे आर्गुमेंट मिलेगा ना यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मिलेगी, पहला टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, विदाउट आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट्स नहीं होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, अब देखो तीसरा टाइप क्या होगा, विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट्स होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू ही नहीं होगी। और चौथा टाइप क्या होगा, विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, जो कि ये प्रोग्राम है इसके अंदर आर्गुमेंट्स भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है। तो बड़ा सीधा सा बढ़िया सा सुंदर सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आर्गुमेंट्स भी है, रिटर्न वैल्यू भी है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक एस्पेक्ट को प्रोग्राम बना के समझाऊंगा। यहाँ पे देखो हम लोग ये 5 प्रोग्राम बनाएंगे और इससे इन चारों एस्पेक्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अब हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं इनको बना के हम लोग ये समझ लेते हैं कि आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू की क्या कहानी है, रिटर्न टाइप की क्या कहानी है। तो जल्दी से इस फाइल को करते हैं बंद। यहाँ पे एक फाइल में क्रिएट करता हूँ फंक्शन 1.c के नाम से, फंक्शन 1.c के नाम से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले दो प्रोग्राम्स हम बनाएंगे ये समझने के लिए कि विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू किस तरीके से हमारे फंक्शंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस डिटेल को कॉपी कर दिया और पहला प्रोग्राम मुझे बनाना है एक नेम प्रिंट करने का प्रोग्राम जो कि ना तो आर्गुमेंट ले ना ही रिटर्न वैल्यू दे। ठीक है, केवल उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हो उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो पर इस पर्टिकुलर दो लाइंस को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, और कमेंट आउट करने के बाद देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ बॉयलरप्लेट कोड को। अब यहाँ पे देखो क्या करेगा ये प्रोग्राम, क्या करने वाला है, ये नेम प्रिंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसको डिक्लेयर करता हूँ। देखो तीन चीजें मुझे यहाँ पे करनी होंगी, आप ये चीज समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं कोई भी प्रोग्राम बनाऊंगा तो मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रोग्राम को कॉल करना पड़ेगा फंक्शन में यूज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर करने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ प्रिंट नेम फंक्शन। ठीक है, और इस तरीके से इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये डिक्लेरेशन हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉरी मेरे को इसको हेडर फाइल के जस्ट नीचे ही लिखना है, तो मैं यहाँ पे इंट मेन के ऊपर इसको लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, सॉरी डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर होने के बाद मैं चाहूँ तो यहीं पे इसको डिफाइन कर दूं या फिर मेरे मेन फंक्शन के नीचे यहाँ पे एक सब प्रोग्राम बना के मैं इसको डिफाइन कर दूं।
तो एक बार मैं यहाँ पे इनिशियली इसको डिफाइन कर देता हूँ और अगले प्रोग्राम में हम लोग एक सब प्रोग्राम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को अगर इसको डिफाइन करना है तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन की जो कार्यवाही है, इस फंक्शन को क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को नाम प्रिंट करके देगा। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्या नाम है हमारे चैनल का, ये मेरे को नाम प्रिंट करके देगा टेक जंकी। ठीक है, मेरे चैनल का नाम यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैकस्लैशन और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग सेमीकोलन। बस इतना सा काम है इस फंक्शन का, ये इस लाइन को प्रिंट कर देगा। अब देखो मेरा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, इस फंक्शन की डेफिनेशन भी इस तरीके से देखो लिख दी है ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि इसके अंदर क्या कार्रवाई होगी फंक्शन को यूज करने पे। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ मेरे मेन फंक्शन के अंदर, और इस मेन फंक्शन के अंदर क्या लाइन लिखता हूँ, हेलो, बस हेलो लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, बस हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हेलो लिख लिया हमने, और यहाँ पे जो मेरा ये प्रिंट नेम वाला जो फंक्शन है इसको मैं कर लेता हूँ कॉल। इसको कॉल करने का तरीका क्या है, बस दैट्स इट, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है। ये मेरा सिंटेक्स है बेसिकली। तो देखो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया प्रिंट नेम नाम से एक फंक्शन, फिर उस फंक्शन का बॉडी मैंने लिख दिया जस्ट उसी के नीचे, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, और मेरा जहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, ये जो मेन फंक्शन है ये खत्म हो रहा है, इसके नीचे भी यहाँ से मैं इसको एज अ सब प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है, ये क्या करे, ये एक नाम प्रिंट कर दे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है प्रिंट नेम सिंपल ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन लगा के यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं गाइस ये हमें क्या आउटपुट देता है। सो गाइस देखो मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया, इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। सबसे पहले देखो किस तरीके से ये रन हुआ होगा, यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन ही रन करता है और कुछ रन नहीं करेगा। ये सब क्या है, हेल्पिंग स्टफ है, जो मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं काम में ले लूंगा। मेरे मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल आया, इसने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया, जहाँ पे हमने 3 एल्स लगा दिए हैं तो इसकी जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एफ की यूज से हमने हेलो प्रिंट करवा लिया। फिर मैंने कॉल किया प्रिंट नेम फंक्शन को, प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल किया तो ये चला गया मेरा कंट्रोल डायरेक्टली प्रिंट नेम फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ पे इसने डेफिनेशन पढ़ी और इसने देखा कि यहाँ पे एक कोड है जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसने इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो गाइस समझना, इसके अंदर ना तो कोई आर्गुमेंट है, मैंने आपको बताया इसके अंदर आर्गुमेंट या पैरामीटर्स लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, इंट ए इंट बी नाम के कुछ भी नहीं लिया है हमने। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं तो एंड में हम लोग रिटर्न ए बी सी रिटर्न 0 इस तरह की कुछ वैल्यूज देते हैं, वो भी इसमें नहीं है। हमने रिटर्न टाइप भी क्या लिया है, वॉइड, मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है, मुझे रिटर्न कुछ चाहिए ही नहीं इस प्रोग्राम से, बस इसके अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट कर दो। बट अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा फंक्शन क्या करता है, केवल उसके अंदर बॉडी में जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। इसके अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देगा। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक और प्रोग्राम बनाते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। तो देखो यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम है सम ऑफ टू नंबर्स का, दो नंबर्स का मुझे सम करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस फाइल को नाम दे देते हैं हम फंक्शन 2.c। ठीक है, फंक्शन 2.c के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली, और यहाँ पे भी वही चीज रहेगी। यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स का प्रोग्राम, दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे, और इसमें भी क्या रहेगा, ना तो आर्गुमेंट रहेगा ना ही रिटर्न वैल्यू रहेगी, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ इस चीज को, और इन दोनों लाइंस को हम लोग कर लेते हैं एक बार के लिए कमेंट आउट। ओके गाइज, और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। बॉयलर प्लेट कोड लाने के बाद देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे किस चीज का फंक्शन बनाना है, सम ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स का फंक्शन बनाना है, तो बहुत सीधी सी बात है, मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसमें क्या है, रिटर्न वैल्यू नहीं है, विदाउट रिटर्न वैल्यू ये फंक्शन है, तो यहाँ पे वॉइड ले सकता हूँ मैं, रिटर्न टाइप क्या ले सकता हूँ, वॉइड ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। अब मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे ही मेरी फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी थी, अब मैं जाके लिखूंगा नीचे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, जिससे मेरे फंक्शन का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखूंगा, मैं डेफिनेशन लिखूंगा वॉइड सम, और इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पे अब मैं सेमीकोलन का यूज नहीं करूंगा, और यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेसेस की बॉडी लिखने के लिए, और यहाँ पे मैं यूजर को बोलूंगा, यूजर को क्या बोलूंगा,
एंटर टू नंबर्स ए कॉमा बी, ए और बी नाम के दो नंबर्स यहाँ पे आप क्या करो, एंटर कर दो। और ये अगर ए और बी मुझे एंटर करवाने हैं तो मुझे ए और बी को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया। अब आप एक चीज देखना कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए है ना, वो केवल इसी फंक्शन के लिए है, वो मेरे इस मेन फंक्शन के लिए नहीं है। मेरे इस मेन फंक्शन के लिए नहीं है, ये जो सम फंक्शन है केवल इसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर टू नंबर्स ए कॉमा बी और यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया, और मैं यूजर से दो नंबर्स का क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिटर्न ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्कैनफ की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, दो नंबर्स स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, %d और यहाँ पे ले लूंगा %a कॉमा %b। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो नंबर्स स्कैन कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, चलो यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से c भी लिख सकता हूँ। ठीक है, c लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, printf की हेल्प से, ये बहुत सीधी सी चीज बोल दूंगा, printf की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, the sum of a and b is %d। ओके, %d और यहाँ पे लगाते हैं बैकस्लैश n और यहाँ पे बाहर आके हम लोग लिख देंगे c। ओके गाइज, बस इतनी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे मेरे इस पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी को लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ मेरे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर क्या लाइन लिखूंगा, दिस प्रोग्राम इज और दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इतनी सी बात मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे सम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो सम फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सम फंक्शन को इस तरीके से मैं कॉल कर दूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सम फंक्शन को कॉल कर दूंगा और अब देखो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ये मुझे क्या आउटपुट देता है। चलो इसको रन कर लेते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे को बोलता है एंटर टू नंबर्स a कॉमा b। मैंने सबसे पहले 6 एंटर कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 8 एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मेरे को बोल रहा है द सम ऑफ a एंड b इज 16। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ होगा। सबसे पहले मेरे मेन फंक्शन के अंदर ही कंट्रोल आएगा और कंट्रोल कहीं नहीं जाता, कंट्रोल मेरा हमेशा मेन फंक्शन के अंदर रहता है, जिसके अंदर से मैं कंट्रोल को जहाँ भेजता हूँ वहां पे जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। देखो यहाँ पे लाइन प्रिंट हो गई सबसे पहले, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। फिर यहाँ पे सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन कॉल हुआ तो इसने देखा सम फंक्शन की बॉडी कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये चला गया सम फंक्शन की बॉडी के ऊपर। इसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत चीजें लिखी हुई हैं, तो इसने एक एक करके इन कोड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इसने सबसे पहले देखा एंटर टू नंबर्स a कॉमा b, तो इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। फिर स्कैनफ की हेल्प से मैंने ये जो नंबर्स यहाँ पे एंटर किए उनको a और b में जाके सेव करवा दिया। ठीक है, इसने देखा c इज इक्वल्स टू a प्लस b, इसने कैलकुलेट कर दिया और इस कोड को भी इसने एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया द सम ऑफ a एंड b इज 14। यहाँ पे c प्रिंट कर दिया परसेंटेज की जगह। सो गाइज देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप कहोगे कि आप कह रहे थे रिटर्न वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये तो ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। आपको यही चीज समझनी है, मेरे प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा होगा, जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट तो जरूर होगा लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। अब रिटर्न वैल्यू क्या होती है वो हम लोग देख रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन पहली चीज आपको ये समझनी है कि कोई भी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिटर्न 0, रिटर्न 2, रिटर्न 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे रिटर्न टाइप भी मैंने वॉइड दिया है, मतलब खाली लिया है, और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट भी पास नहीं किया है। तो ये विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू का बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल को नाम देते हैं हम लोग फंक्शन 3.c। ठीक है, और यहाँ पे ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर डिटेल को कर लेता हूँ पेस्ट। और मुझे यहाँ पे करना है एक प्रोग्राम को यूज करना है। प्रोग्राम किस चीज का, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है मेरे को। यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम डिटेल को कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे इस दोनों लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पे ले आता हूँ मैं मेरे बॉयलर प्लेट कोड को। तो बॉयलर प्लेट कोड लाने के बाद देखो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने का प्रोग्राम बनाना है और यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट्स लेकिन रिटर्न वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू चाहिए तो इंट टाइप का बनाता हूँ, इंटीजर रिटर्न वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरिया नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को आर्गुमेंट्स नहीं देना है।
आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी आपको। इसमें मुझे आर्गुमेंट्स नहीं देने हैं। अब मैं चाहूँ तो आप इतनी चीज तो आप जानते हो कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे नहीं, मेरे को डायरेक्टली हेडर फाइल के नीचे ही लिखना है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन को लिख सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो मैं सब प्रोग्राम के तौर पे नीचे भी लिख सकता हूँ। तो अब की बार हम लोग इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एरिया नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल दे दे, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल दे दे, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। रिटर्न वैल्यू उसकी हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो, आर्गुमेंट्स ना हो। आर्गुमेंट नहीं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सीधी सी लाइन लिख देता हूँ मेरे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं एक लाइन लिख दूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैं एक लाइन लिख दूँ, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके गाइस। तो यहाँ पे मैंने दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एरिया ऑफ अ सर्कल इस तरीके से लिख दिया है, और यहाँ पे लगा दिया है बैकस्लैश n, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इस तरीके से सेमीकोलन। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ सी एरिया के नाम से, ठीक है। सी एरिया के नाम से मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया सी एरिया के नाम से, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सी एरिया इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, एरिया फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। एरिया फंक्शन को कॉल कर लूंगा, और किस तरीके से कॉल करूंगा, ये मेरा सिंटैक्स है एरिया फंक्शन को कॉल करने का। एरिया फंक्शन, सॉरी इसके अंदर सेमीकोलन क्यों लगा दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरिया फंक्शन को कॉल कर लूंगा। आई होप इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया फंक्शन की बॉडी भी लिख लूँ यहाँ पे एक सब प्रोग्राम के तौर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड एरिया, और यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ब्रेसेस, जस्ट सेकंड, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सिंपल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेसेस, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया फंक्शन का बॉडी लिखूंगा। अब सबसे पहले मेरे को सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे पाई का वैल्यू चाहिए। पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो देखो मैं सबसे पहले यूजर से क्या बोलूंगा, प्रिंटफ के अंदर enter the value of r, r को आप रेडियस मान लो, ठीक है। आप चाहो तो पूरा रेडियस लिख लेना, और यहाँ पे मेरे को r को डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने r नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया, जिसमें मैं रेडियस की वैल्यू को ले लूंगा, ठीक है। और r नाम का एक यहाँ पे रेडियस के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया। चलो यहाँ पे यूजर ने मेरी r की वैल्यू दे दी, तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्कैनर की हेल्प से %d, %r। इतनी चीज तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम रेडियस ले लिए यूजर से, और अभी हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की हेल्प से क्या बनाएंगे, तो हम लोग सर्कल एरिया के नाम से एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल एरिया, ठीक है। सर्कल एरिया के नाम से एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, और देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, सर्कल एरिया, सर्कल एरिया इज इक्वल्स टू पाई r, सॉरी पाई क्रॉस r क्रॉस r, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ। अब मेरे प्रोग्राम को ये नहीं पता है कि पाई क्या है, तो मेरे को यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ये सब मैंने बताया हुआ है गाइज, ये चीज़ों की गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे केवल एक सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सर्किल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये प्रोग्राम सर्किल एरिया, ठीक है। सर्किल एरिया रिटर्न करेगा, और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। देखो गाइज यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने केवल एक सिंपल एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया है कि हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट लिया है क्या, नहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया। रिटर्न लिया है कि बिल्कुल रिटर्न टाइप भी लिया है, और हमने रिटर्न भी करवाया है सर्किल एरिया, जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। तो बिल्कुल सही बात है, मेरे को सही वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। अब देखो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट देता है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये क्या कह रहा है, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 3.14, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे को कह रहा है दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एरिया ऑफ अ सर्कल
इसमें सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर गया और दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स सर्कल, ये लाइन प्रिंट कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये सी एरिया जैसे ही आया, सी एरिया जैसे ही आया, इसने क्या किया, एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। एरिया नाम के फंक्शन को कॉल जैसे ही इसने किया तो एरिया नाम के फंक्शन के बॉडी के ऊपर चला गया और इसको एग्जीक्यूट करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो देखो इसने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले इसने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, ये प्रिंट कर दिया। तो चलो मैं यहाँ पे आर का वैल्यू 5 डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने आर का वैल्यू 5 डाला तो इसने क्या कर दिया, रिटर्न तो कर दिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज %d, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे \n, और यहाँ पे बाहर आके लिख देंगे हम लोग सी एरिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सी एरिया है ना, ये सी एरिया में यहाँ पे ये प्रिंट करवा दूंगा, और ये सी एरिया की वैल्यू क्या है, इस एरिया के बराबर, और ये एरिया वाला फंक्शन मुझे क्या करके देगा, यहाँ से कैलकुलेट करके देगा एरिया की वैल्यू जो कि इसके इक्वल है, और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को हम लोग रन करने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दो। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार 6 वैल्यू एंटर करके देखता हूँ, तो मेरे को क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 108। देखो ये प्रोग्राम का फ्लो समझना कैसे ये प्रोग्राम रन हुआ है। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर मेरा कंट्रोल आया, इसने ये लाइन प्रिंट कर दी, द प्रोग्राम कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे सी एरिया नाम का जो मेरा वेरिएबल था उसको मैंने इक्वल कर दिया एरिया फंक्शन के, और एरिया फंक्शन को यहाँ से मैंने कर दिया कॉल। एरिया फंक्शन के ऊपर मेरा कंट्रोल चला गया, यहाँ से इसने सबसे पहले लाइन प्रिंट कर दी, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू एंटर कर दो, ठीक है। तो मैंने आर का वैल्यू एंटर कर दिया, तो इसने सर्कल एरिया नाम का जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था इसको कैलकुलेट कर दिया और इसने सर्कल एरिया को रिटर्न कर दिया। अभी सर्कल एरिया किसके पास चला गया, इस एरिया का जो फंक्शन है यहाँ पे चला गया, और सी एरिया की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इस सर्कल एरिया के बराबर हो गई, ठीक है, क्योंकि यही रिटर्न है, इस एरिया फंक्शन का रिटर्न क्या है, यही, ठीक है। तो इसी एरिया किसके बराबर हो गया, इस सर्कल एरिया के बराबर हो गया, और सी एरिया यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। तो देखो सर्कल एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 108। अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें, आर की वैल्यू 6 जा 36 इंटू 3.14, 108 के अप्रॉक्स ही आएगा, तो हमारा प्रोग्राम भी प्रॉपरली काम कर रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट लेकिन विद रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न लिया है हमने, देखो यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न है लेकिन आर्गुमेंट नहीं है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स किस तरीके से फंक्शन को यूज करते हैं, हमारे इस फंक्शन को किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में यूज किया है आपने देखा है। तो चलो गाइज नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम किस चीज के लिए, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स तो हों लेकिन रिटर्न वैल्यू ना हो। तो यहाँ पे जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं गाइस हम लोग, और इस फाइल को नाम दे देते हैं फंक्शन 4.c, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक बार करते हैं बंद, और इस डिटेल को कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। और देखो अब मुझे प्रोग्राम क्या बनाना है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। 5 नंबर्स का एवरेज जब मुझे निकालना है तो मैंने इस पर्टिकुलर डिटेल को कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और अब इसको कर देंगे हम लोग कमेंट आउट, एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। बॉयलर प्लेट कोड को लाने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, विद आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स तो हैं, तो रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो देखो मैं इस तरीके से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये क्या करता है, ये फंक्शन क्या करेगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एवीजी नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, आर्गुमेंट्स लेगा। तो आर्गुमेंट देखो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ सारे, ठीक है, इस तरीके से मैं इंटीजर आर्गुमेंट्स ले लेता हूँ। और कितने आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे, मेरे को 5 नंबर का निकालना है एवरेज, तो मेरे को 5 आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 इंटीजर्स के आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आर्गुमेंट्स ले लिए, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो मेरे को ABCD इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर कर दिया, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास एक फंक्शन है AVG नाम का जो कि 5 आर्गुमेंट्स लेता है, दैट्स इट। मैंने अभी कुछ और नहीं बताया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा फंक्शन जो है आर्गुमेंट लेगा, तो अब मैं क्या बोलूँगा यूजर से एक चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ बहुत सीधी सी, प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द 5 numbers of which
एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जिनका एवरेज निकालना है वो 5 नंबर आप ऐसा करो, मुझे एंटर कर दो। ठीक है, इतनी सी बात मैं यूजर को बोल रहा हूँ। और इन नंबर्स को मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ की हेल्प से कर लूंगा। स्कैन तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंट डी, पांच बार परसेंट डी ले लिया मैंने, और यहाँ पे बोलते हैं m परसेंट। और यहाँ पे देखो हम लोग 5 नंबर्स भी ले लें, तो यहाँ पे इंट a b और c और d और e, इस तरीके के मैंने ले लिए यहाँ पे 5 नंबर्स। ठीक है, तो m% a कॉमा m% b कॉमा m% c कॉमा m% d कॉमा m% e। तो इस तरीके से मैंने पांचों का क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। यहाँ पे बहुत सीधी सी बात है, इनपुट ले लिया मैंने। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवीजी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और एवीजी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और देखो हमको यहाँ पे 5 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, 5 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा पहला आर्गुमेंट क्या है, बी, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 5 आर्गुमेंट्स दिए और बाहर लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एवीजी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस एवीजी फंक्शन को ये यहाँ पे डिफाइन करूंगा एज अ सब प्रोग्राम। तो मैं देखो यहाँ पे बहुत सीधी सी बातें लिख दूंगा। यहाँ से मैं इसको कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट x और y लिख लेते हैं यहाँ पे एक इंटीजर, और यहाँ पे एक इंटीजर लिख लेते हैं हम लोग z, और एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग p, और एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे q। ठीक है, इस तरीके के मैंने कुछ एक इंटीजर्स यहाँ पे ले लिए। ओके गाइज, यहाँ पे इस तरीके के इंटीजर्स हम लोगों ने ले लिए, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कर लेता हूँ डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर्स आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एवरेज लिखने से पहले यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, इंटीजर ले लेता हूँ एवरेज। ठीक है, इंटीजर ले लेता हूँ एवरेज, और इसको मैं किस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, एवरेज इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस, सॉरी यहाँ पे x है ना सब कुछ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p प्लस q। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँ, ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैं डिवाइड कर दूँ 5 से, तो मेरा एवरेज आ जाएगा। आई होप ये चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरीके से मेरा एवरेज आ जाएगा, इसमें कहीं हमको समस्या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक इंट एवरेज ले लिया, और यहाँ पे AGE दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एवरेज ले लिया, और इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एवरेज की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी से printf का यूज करते हैं। printf का यूज करके मैं यहाँ पे बोलता हूँ द average of the given values is परसेंट d। ओके, और यहाँ पे लगाते हैं \n, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से बस मेरे को इतना सा प्रोग्राम बनाना है। और यहाँ पे देखो मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। देखो इसने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं ABCD, यहाँ पे इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, बट नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे देखो मैंने कोई भी रिटर्न दिया है क्या, यहाँ पे केवल मैं कोड एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्न एवरेज या फिर रिटर्न कुछ भी किया है कि रिटर्न x, रिटर्न y, रिटर्न एवरेज, कुछ भी नहीं किया ना। यहाँ पे केवल मैं कोड्स एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखो चलते हैं हम लोग जल्दी से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग रन करेंगे, तो ये बोल रहा है एंटर 5 नंबर्स ऑफ विच एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड। देखो सबसे पहले मेरे मेन फंक्शन के अंदर मेरा कंट्रोल आ गया, और इसने ये लाइन प्रिंट कर दी है अभी फिलहाल के लिए। देखो हम लोग 5 नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने 6 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे को बोल रहा है द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू इज 6। तो इसने कहाँ गया होगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये नंबर डाले, इसने इन नंबर्स को स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद मैंने एबीजी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और उसमें वैल्यूज क्या डालूंगी, ABCD E। तो अब ये गया है इस ABG फंक्शन के पास, इसने देखा कि यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट्स है उनके साथ क्या ऑपरेशन करना है, उन सबको जोड़ देना है, और मेरे को क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो इसने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। 8 और 6 14 है, 14 और 4 18 है, 18 और 7 25, 25 और 9 34।
34 यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया, 34 को डिवाइड कर दिया 5 से, और जो इंटीजर नंबर्स में वो 6 टाइम डिवाइड हुआ, तो इसने क्या बोल दिया, द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यू इज 6। यहाँ पे 6 दे दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता तो बेसिकली वैल्यू कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया वैल्यू इंटीजर, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही एवीजी फंक्शन कॉल हुआ तो ये चला गया डायरेक्टली मेरे इस एवीजी वाले फंक्शन के ऊपर, और इसकी बॉडी के अंदर जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को इसने कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस कोड को इसने एग्जीक्यूट कर दिया, इसके अंदर देख लो फिर समझ लो, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन इस फंक्शन की बॉडी में कहीं पे भी आपको रिटर्न वैल्यू नहीं दिखेगी, रिटर्न नहीं दिखेगा, केवल कोड लिखा दिख रहा है, ठीक है। रिटर्न कुछ नहीं करवाया है हमने, केवल कोड एग्जीक्यूट किया है इसके अंदर। तो गाइज अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप की तरफ, जहाँ पे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन का आर्गुमेंट भी हो और रिटर्न वैल्यू भी हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे एक फाइल और बनाता हूँ मैं, यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल बना लेते हैं फंक्शन 5.c के नाम से, ठीक है। फंक्शन 5.c के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को दो नंबर्स का सम, जो सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था ना, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे उसको प्रॉपरली बना के समझ लेते हैं एक एक एस्पेक्ट को उसके, कि किस तरीके से किसी भी प्रोग्राम के अंदर सम निकालें हम लोग, और उसके अंदर रिटर्न वैल्यू भी है और आर्गुमेंट भी हो, ठीक है। तो चलो इन दोनों लाइंस को कर लेते हैं हम लोग एक बार कमेंट आउट, और अब एक बार फुल स्क्रीन करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं ले आता हूँ मेरा बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड लाने के बाद देखो मैं यहाँ पे एक सम नाम का क्या बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर मेरी रिटर्न वैल्यू भी होगी, और क्या होगा यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट ए, अब देखो यहीं पे इसको डिफाइन करते हैं इस बार ना, हमेशा हम लोग नीचे सब प्रोग्राम बना के कर रहे हैं, इस बार हम लोग हेडर के साथ ही इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इंट ए और इंट बी नाम के दो मैंने वेरिएबल डाल दिए, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स ले रहा है ये फंक्शन मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रेसेस, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कर देता हूँ डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इंट सी नाम से एक वेरिएबल और बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न सी, ठीक है। सी रिटर्न कर देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो आर्गुमेंट भी है और यहाँ पे रिटर्न भी है, आर्गुमेंट भी है रिटर्न भी है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं सॉरी, मैंने यहाँ पे सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया है, तो मेरे को मेन में नहीं लिखना है ये, ठीक है। मेन में नहीं लिखना है मेरे को, यहाँ पे जस्ट हेडर फाइल्स के नीचे लिखना है। मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया है, और मेरे को फिलहाल इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने सही तरीके से लिखा है क्या, यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंट सम, और यहाँ पे लिखूंगा इंट ए कॉमा इंट बी। ओके गाइस, अब देखो अब आपको शायद ये सही से समझ में आ रहा होगा, सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं मेरे मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखूंगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखूंगा मैं बहुत सीधी सी बात क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ की हेल्प से दो नंबर्स यूजर से लूंगा, ठीक है। प्रिंट एफ की हेल्प से दो नंबर्स यूजर से ले लेता हूँ, और यूजर को बोलता हूँ एंटर टू नंबर्स, और यहाँ पे लगा दूंगा बैकस्लैश एन, और यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन। और फिर स्कैनफ की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेसेस हटा दिए हैं, गलती से मैंने कहीं से इस ब्रेसेस को हटा दिया है, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रही थी, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्कैनर की हेल्प से इन दोनों नंबर्स को कर लेता हूँ स्कैन। तो यहाँ पे हम लोग इस नंबर को स्कैन करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग इस तरीके से कोड, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कोड्स, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ %, ए, और टू नंबर्स एंटर करवाने हैं ना मेरे को, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा %a, ये क्या बकवास है, ओके इस तरीके से, ठीक है। %a कॉमा %b, ओके गाइस ये हो गया। चलो अब यहाँ पे दो इंटीजर भी ले लेते हैं, a और b नहीं, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं, p ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं q, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़िया रहेगी। और स्कैनर इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे मैं दो इंटीजर डिफाइन भी कर देता हूँ, इंटीजर p और q नाम से, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, और यहाँ पे मैंने स्कैन भी कर लिया इन नंबर्स को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक r नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ, ठीक है। और r में यहाँ पे क्या लिखता हूँ, r इज इक्वल्स टू सम, देखना बहुत ध्यान से, r इज इक्वल्स टू सम p कॉमा q। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया।
कि यहाँ पे जो इंट ए और बी वैल्यू है ना उनको पी और क्यू के लिए कैलकुलेट करके बताओ। और यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ वाला लाइन लिख के कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट द सम ऑफ पी एंड क्यू इज %d और यहाँ पे मैं लगाऊंगा \n और %d की जगह क्या प्रिंट करवाऊंगा मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा r। ठीक है, क्योंकि r क्या करेगा, r सम p और q की वैल्यू सम p q फंक्शन के इक्वल होगा और p q किसको रिप्लेस कर देंगे, a और b को, और यहाँ पे p q के ऊपर ये एडिशन का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बात यही रही यहाँ पे, हमने अब की बार इसको डिफाइन कर लिया जस्ट हेडर फाइल के नीचे। अब हम इसको सब प्रोग्राम के तौर पे मेन फंक्शन के बाद डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप चाहो जैसे कर सकते हो, आप चाहो तो मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते हो। तो चलो इसको जल्दी से एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट देता है। सो गाइज ये मेरे को बोल रहा है एंटर 2 नंबर्स और मेरा 2 जो है वो लंगड़ा हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्पेस दे दिया था। एक बार फिर से रन कर लेते हैं, सुंदर दिखना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, ओके, ये मेरे को गार्बेज वैल्यू देना भी स्टार्ट कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, एंटर 2 नंबर्स। मैं यहाँ पे 2 नंबर्स दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ सबसे पहले 12 है और दूसरा नंबर दे देता हूँ मैं 13 है। तो ये मेरे को दे रहा है सम ऑफ पी एंड क्यू इज 25। फ्लो देखना प्रोग्राम का क्या रहा होगा, मेन फंक्शन के अंदर मेरा कंट्रोल आया, इसने देखा 3 वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर, इसने मेरे को ये लाइन प्रिंट कर दी, एंटर 2 नंबर्स, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन इसने मेरे को प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद दोनों नंबर्स मैंने यहाँ पे डाले, 12 है और 13 है, ये दोनों नंबर्स स्कैन हो गए। ये आर के पास गया, आर में इसने देखा सम पी क्यू, तो ये सम वाले फंक्शन के पास गया, सम वाले फंक्शन के पास देखा ए और बी की जगह मुझे क्या लेना है, पी और क्यू लेना है। पी और क्यू की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाली है वो क्या है, ये 12 है और 13 है। तो इसने यहाँ पे किसकी वैल्यू c इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब p और q को यहाँ पे जोड़ दिया और रिटर्न कर दिया c। तो r की वैल्यू अब क्या हो गई, c के बराबर, और c में इसने a प्लस बी की जगह p और q ले लिया होगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे r प्रिंट करवा दिया। तो r की वैल्यू क्या है, इस सम फंक्शन को जो कि मैं p और q आर्गुमेंट्स के ऊपर अप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी, वो इस सम की वैल्यू है। आई होप गाइज मैं आपको बहुत अच्छे से फंक्शंस को समझा पाया हूँ, मैंने हर एक एस्पेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, हमने सब कुछ समझा है, अभी हम लोग और भी चीजें आगे देखने वाले हैं, किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। अगर आपको एक बार में ये चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको शुरू से एंड तक देखना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना, खुद से प्रोग्राम बना के देखना है फंक्शंस के। और आई होप मैं आपको पूरी कोशिश करके समझा पाया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे, किस तरीके से इनकी एक्सरसाइज कुछ होती है या फिर रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में। ठीक है, टिल देन गाइस आप ये जो नोट्स हैं नोट्स से पढ़ो, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स खुद से बना के देखो। और अगर फंक्शन समझ में आए तो आज कमेंट किए बिना मत जाना, बिल्कुल भी कमेंट करके जाना कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। कोई दिक्कत आई है तो प्लीज मुझे बोलो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे। आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, मुझे बताना कि मुझे ये दिक्कत आई, फंक्शन नहीं समझ में आया। ठीक है, सो गाइस आप प्लीज मेहनत करना और मुझे बताना किस तरीके से आपने काम किया है। वीडियो को लाइक करके जाना, अगर एंड तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी चले मत जाना। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने फंक्शन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है, और टिल देन टेक केयर गाइज, कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।